नमस्कार। मेवाड़ के इतिहास में अब तक हमने महाराणा कुंभा के बारे में जाना। महाराणा कुंभा के बारे में हमने ये जाना कि महाराणा कुंभा ने न केवल मेवाड़ के साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि महाराणा कुंभा ने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी मेवाड़ को एक उचित स्थान दिलाया। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध किया और सारंगपुर के युद्ध के बाद महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा अगर हम देखें तो महाराणा कुंभा के स्थापत्य के बारे में जानते हैं। तो स्थापत्य में योगदान की अगर स्तर की हम बात करें तो महाराणा कुंभा का योगदान जो है, जैसा मेरे पीछे दिख रहा है कि महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। कवि श्यामल दास की पुस्तक का नाम है वीर विनोद, और इस वीर विनोद से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग दुर्ग वाला अगर आप मेरा टॉपिक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि इसे नीचे से देखने पर देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। दूसरी बात, कुंभलगढ़ दुर्ग के सहारे एक दीवार है जिससे मेवाड़ के शासक मारवाड़ चले जाते थे, और इसे भारत की एक प्रकार से महान दीवार कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद है एक अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग जिन्हें मैंने पीछे लिखा हुआ भी है। अचलगढ़ दुर्ग जो है, यहाँ पर एक शिव मंदिर है, लेकिन शिव मंदिर के में शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग के स्थान पर एक बड़ा खड्ड है जिसे ब्रह्म खड्ड कहा जाता है। इसके बाद बसंतगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया, जो कि सिरोही में है। एक है मचान दुर्ग। कहते हैं कि सिरोही में ही मचान दुर्ग का निर्माण कराया गया, और यहाँ पर मेर जाति पर नियंत्रण स्थापित करने की। इसके बाद है एक भूमठ उदयपुर में, और भीलों पर नियंत्रण करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। कुंभा का ही थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक बचा हुआ था, उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुंभा के काल में कुछ मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। मंदिर स्थापत्य की शैली की अगर बात करें तो मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियां हैं, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, एकायतन शैली, पंचायतन शैली, महामागु शैली। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में कराया गया है, और इस नागर शैली को आर्य शैली भी कहते हैं। और नागर शैली की प्रमुख विशेषता जो है, इनके विशाल शिखर हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में सबसे पहले शिखर का प्रयोग झांसी यूपी में पड़ता है। झांसी स्थित देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया। आगे बढ़े। मंदिर स्थापत्य में महाराणा कुंभा के काल में जैन मंदिरों का निर्माण, महाराणा कुंभा के काल में बौद्ध मंदिरों का निर्माण, और महाराणा कुंभा के काल में वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इधर एक मंदिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, या बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, वो है रणकपुर का जैन मंदिर। देखिए, रणकपुर का जैन मंदिर, ये है रणकपुर का जैन मंदिर। 1444 स्तंभ है। इस रणकपुर के जैन मंदिर की अगर विशेषता देखें तो इस मंदिर में आदिनाथ जी की 4 प्रतिमाएं हैं, और ये चारों प्रतिमाएं एक दूसरे के साथ पीठ सटाकर स्थापित की गई हैं। और यही वजह है कि इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का मंदिर या खंभों का मंदिर कहा जाता है। एक व्यापारी थे जिनका नाम था धर्मक्षा। धर्मक्षा का एक शिल्पी था जिसका नाम था देपाक, और इस देपाक की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक मंदिर और है उदयपुर की कैलाशपुरी विष्णु मंदिर, फिर कुंभश्याम मंदिर। तो इतना सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मंदिर स्थापत्य से भी जुड़े हुए हैं। आगे देखिए। आगे अगर हम देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कुंभा के बाद ऊदा गद्दी पर बैठे। ऊदा ने क्या किया कि अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी, और यही वजह है कि ऊदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अब जब ये बात मेवाड़ी सरदारों को पता चली
कि कुंभा की हत्या कर दी गई है उदा के द्वारा, तो सरदारों ने कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को बुलाया। अब जब रायमल को ये बात पता चली तो रायमल जो थे इस समय अपने ससुराल में थे, ईडर में। और इधर वो वहां से यानी कि रायमल निकलते हैं ईडर से। इधर पता चलता है उदा को कि सारे सरदार उनके खिलाफ हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है उदा, ये यहाँ से निकलते हैं रायमल और उदा के बीच एक युद्ध भी होता है जिसे कहते हैं दाडिमपुर का युद्ध। और इसमें उदा की पराजय हो जाती। इधर उदा कुंभलगढ़ होते हुए मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचते हैं। अब गयासुद्दीन ने कहा, मांडू का जो सुल्तान था, कि भाई मैं सहायता नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में उदा ने कहा कि यदि आप सहायता देंगे तो मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा आपके साथ, यानी कि गयासुद्दीन के साथ। इससे पहले कोई समझौता होता बड़ा, उदा की मृत्यु हो गई। कैसे? बिजली गिरने से। सिंपल सी बात, उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। आगे बढ़े, अब गद्दी पर बैठते हैं रायमल। देखिए, जब रायमल शासक बन रहे हैं तो सिंपल सी बात, रायमल शासक बनने से पहले ईडर में थे। अब रायमल के काल में इनकी पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया। कहां पर है? चित्तौड़। अब जब रायमल गद्दी पर बैठे तो इन्होंने 3 जलाशयों का निर्माण कराया था, ये भी ध्यान रखिए। 3 जलाशय। राम, शंकर और समयास जलाशयों के नाम आप याद रख लीजिए। इसके अलावा एक घोसुंडी शिलालेख है। और ये जो घोसुंडी शिलालेख है ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसमें वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। और इस वैष्णव धर्म की बात करें तो राजस्थान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है सर। अब उदा जो है, उदा की मृत्यु हो गई थी, अभी आपने जाना कि बिजली गिरने से। उदा के 2 बेटे, एक का नाम था सहसमल और एक का नाम था सूरजमल। उदा, बस याद रखना और कुछ नहीं। सहसमल और एक का नाम है सूरजमल। अब ये जो सहसमल और सूरजमल हैं, इन्होंने मेवाड़ पर अटैक कर दिया। तो मेवाड़ की सेना ने रायमल के नेतृत्व में युद्ध किया और कहते हैं कि रायमल ने, याद रखिए, रायमल ने एक जगह है घासा, घासा नामक स्थान पर इनको पराजित। तो ये दोनों भी एक प्रकार से पराजित हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चित्तौड़गढ़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण कराया, ये भी मैंने बात कर ली। अब रायमल की बात करें तो रायमल के बारे में कहा जाता है कि रायमल की 11 रानियां थी, जिनमें से 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा, हम 3 बेटों की बात करने के लिए यहाँ पर हैं। तो एक की बात करें, एक बेटा जिसका नाम है पृथ्वीराज,
अब पृथ्वीराज जो है, इसे उड़ाना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इस पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजय मेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया। 3 बेटे, तीनों आपके सामने, एक पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। अब थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है, बोर्ड पर देखती हूँ। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, इनके एक चाचा थे। चाचा का नाम था सारंगदेव। अब ये तीनों अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिष के पास पहुंचे। ठीक है। और ज्योतिष के पास पहुंचने के बाद कहा कि साहब हमारा भविष्य बताओ कि हम तीनों में से कौन आगे मेवाड़ का शासक बनेगा। ज्योतिष ने जन्मपत्री देखी, कहा कि सांगा का तो प्रबल योग है। अब पृथ्वीराज जो है, जिसे आप उड़ाना राजकुमार कह रहे हैं, ये पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन नहीं कर पाया और उसने क्या किया, आवेश में आकर तलवार से संग्राम सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही संग्राम सिंह पर आक्रमण किया तो संग्राम सिंह घायल हो गए और इनकी आंख घायल। सारंगदेव ने प्रयास किया, लेकिन हमेशा के लिए इनकी एक आंख राणा सांगा की चली गई। इधर चाचा सारंगदेव ने इन तीनों भाइयों के बीच मेल मिलाप कराने का प्रयास किया और कहा कि एक काम करते हैं, एक जगह और चलते हैं। तो एक गांव था जिसका नाम था भीमल। फिर वापस लेकर जा रहे हैं इन तीनों। भीमल, भीमल गांव की एक चारण जाति की पुजारिन थी, जो चमत्कार किया करती थी, ऐसा कहते थे। तो ये तीनों पहुंचे, तीनों भाई भीमल गांव उस पुजारिन के पास पहुंचे। पुजारिन उस समय थी नहीं, तो तभी ये तीनों भाई जो है बैठकर उसका इंतजार करने लगे। अब जब वो पुजारिन आई तो पुजारिन ने भी कहा कि शासक तो कौन बनेगा, शासक तो बनेगा संग्राम सिंह। ये सुनते ही तीनों के बीच यानी संग्राम सिंह, जयमल और पृथ्वीराज, इन तीनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई, यानी आपस में लड़ने लगे। अब सारंगदेव बार बार प्रयास कर रहे हैं इन तीनों को बचाने का, लेकिन एक गांव है जिसका नाम है लेवंत्री गांव, और लेवंत्री नामक गांव में राणा सांगा पहुंचते हैं। इधर जयमल भी राणा सांगा के पीछे पीछे। राणा सांगा को एक बीदा राठौड़ ने शरण दे दी साहब। फिर इसके बाद कहते हैं कि इसी बीदा राठौड़ के हाथों जयमल मारा गया। एक भाई तो गया, अब बचा दो भाई। तो पहले एक भाई की कहानी तो पूरी हुई। इधर राणा सांगा जो है को आश्रय दिया है एक व्यक्ति जिनका नाम है करमचंद पवार। करमचंद पवार ने इनको आश्रय दिया। अब कहते हैं कि करमचंद पवार जो थे एक डकैत थे, डाका डालकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। एक दिन की बात है, राणा सांगा विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम कर रहे थे तो राणा सांगा के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। इधर उसी समय एक पक्षी था, शकुन पक्षी, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था कि जब सूरज की रोशनी राणा सांगा के पर पड़ रही थी, तभी एक सांप ने आके अपना फन फैला लिया और राणा सांगा के चेहरे पर एक प्रकार से छांव कर दी। अब ये चीजें देखने के बाद एक शकुन पक्षी जो था,
वो बोल रहा है, बार बार आवाज कर रहा है। तो एक व्यक्ति था जो वहीं से गुजर रहा था, शकुन पक्षी की आवाज का जानकार था। उसने कहा कि साहब ये कोई महान आदमी है। जब ये बात महानता की बात इनको पता चली, करमचंद पवार को, तो वो जो पक्षी था उसका पक्षी तो शकुन पक्षी था, और शकुन पक्षी की भाषा जानने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मारू। और जब ये बात पता चली करमचंद को कि साहब ये तो राणा सांगा तो महान है, आगे चलकर शासक बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में करमचंद पवार ने अपनी पुत्री का विवाह राणा सांगा से कर दिया। और जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने, तो राणा सांगा ने करमचंद पवार के एहसान को मानते हुए उन्हें एक उपाधि दी, और उपाधि का नाम था बरावत। याद रखिए, उपाधि दी, और इस उपाधि का नाम था बरावत। ठीक है सर। अब जयमल, जयमल की तो अभी आपने देखा कि मृत्यु हो गई। अब ये जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज की अगर बात करें, तो पृथ्वीराज रायमल का बड़ा पुत्र था, बहुत तेज दौड़ता था, और तेज दौड़ता था इसलिए इसे इतिहास में उड़ाना राजकुमार कहते हैं। ठीक है। और इसकी एक पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। ये ताराबाई जो थी, ये ताराबाई जो थी, ये ताराबाई, ये टोंक के शासक राव सुल्तान की एक पुत्री थी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पृथ्वीराज की एक बहन थी जिनका नाम था आनंदाबाई, और आनंदाबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल से हुआ था, ध्यान रखिएगा। सिरोही के शासक जगमाल से हुआ। अब ये जगमाल जो है, ये पृथ्वीराज की बहन को बहुत अधिक कष्ट देता था। तो पृथ्वीराज अपनी बहनों को समझाने के लिए सिरोही गए थे। सिरोही गए तो कहते हैं कि लौटते समय राव जगमाल ने पृथ्वीराज के साथ कुछ लड्डू बंधवाए, और कहते हैं कि वो लड्डू खाने से इनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग। अब गद्दी पर बैठेंगे राणा सांगा, क्योंकि दोनों भाई जा चुके हैं। तो राणा सांगा की हम बात कर लें, तो राणा सांगा हेडिंग डाल लीजिए। राणा सांगा, या कहे संग्राम सिंह। और इनका टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1528। 1509 से लेकर 1528। अब रायमल और उनकी एक रानी थी जिनका नाम था रतन कुंवर, इन दोनों का पुत्र राणा सांगा। जन्म हुआ 1482 में, राज्यभिषेक हुआ 1509 में। अब जब गद्दी पर बैठे तो इनके सामने चारों तरफ विरोधी ही विरोधी मौजूद थे। कहा जाता है कि राणा सांगा जो है 16वीं शताब्दी के एकमात्र हिंदू राजा थे जिनके
नेतृत्व में लगभग सभी राजपूत शासक एकत्रित हुए और युद्ध किया, और यही वजह है कि इन्हें कहा गया है हिंदू पथ। इनका नाम हिंदू पथ क्यों कहा गया वो मैंने बताया, क्योंकि अंतिम शासक थे जिसमें सभी राजपूत शासक विदेशियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए, और कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव थे। और इस 80 से ज्यादा घाव, एक आंख की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी, तो 80 से भी ज्यादा घाव थे, इसलिए राणा सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष। अब इस समय सांगा जो है, उनका संघर्ष जो है वो एक प्रकार से हो जाएगा मुगलों के साथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, गुजरात के साथ, फिर एक हम दिल्ली सल्तनत के साथ, और एक संघर्ष करेंगे इनका मुगलों के साथ। तो सांगा सबसे पहले, अगर शासक बनने से पहले आपसे पूछे कि कहाँ शरण लेते हैं, तो उसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। राणा सांगा सबसे पहले एक गांव है जिसका नाम है लेवंत्री। ध्यान रखिएगा, लेवंत्री नामक गांव में रूप नारायण मंदिर में बीदा राठौड़ के पास शरण लेते हैं। तो ये भी दो चीज, शरण, बीदा राठौड़। एक मंदिर याद रखिएगा, रूप नारायण। फिर जब बीदा राठौड़ मारे जाते हैं, तब राणा सांगा यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से राणा सांगा पहुंचते हैं श्रीनगर। कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ठीक है, अजमेर। और श्रीनगर में शरण देते हैं करमचंद पवार। करमचंद पवार 1509 में रायमल की मृत्यु के पश्चात राणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं। राणा सांगा का राज्याभिषेक हो जाता है 14 मई को 1509 में। अब इस समय जब शासक बने, तो गुजरात में शासक था मुजफ्फर खां, मालवा में महमूद शाह खिलजी, और दिल्ली में लोधी वंश का शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। तो राणा सांगा के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ये थोड़ा छोटा वीडियो बनाया है जिससे कि कुंभा और उनके उत्तराधिकारी कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।